हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPC सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच मैं एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मेरा सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री है। घटना चक्र पुनरावलोकन का जो हम लोग का सीरीज़ चला था उसी में क्रांतिकारी आंदोलन का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग उनका MCQ उस चैप्टर का पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल रज़ा ISPC सेंटर पे आप लोग जुड़ने के लिए कोशिश करें और जो भी आप लोगों के साथी है, दोस्त है, उन तक ये लिंक भेजें और उनको भी जोड़ने के लिए कहे, ताकि आप लोगों का जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाली है BPSC AEDO और 72 में BPSC बिहार दरोगा का मेंस और जो भी वनडे लेवल का एग्ज़ाम्स है उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन था, यानी कि किसने किया था। या याद रखना है कि क्रांतिकारी आंदोलन, याद रखिएगा कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत, यानी कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो वह व्यक्ति का नाम था BD सावरकर ने। किसने किया था, तो BD सावरकर जो था वह अभिनव भारत सभा यंग था, एक एसोसिएट था, संगठन था, उनका स्थापना किया था। तो उसका नाम था BD सावरकर। याद रखिएगा क्या था, BD सावरकर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभिनव भारत सोसाइटी एक सोसाइटी था, इसका स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। जगह पूछे तो हम लोग बोलेंगे नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। संस्थापक कौन थे, तो BD सावरकर थे। BD सावरकर, विनायक का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि BD सावरकर का पूरा नाम पूछे तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्या बात बोला कि 1899 में मित्र मेला हुआ था, वही उसी को 1904 ईस्वी में आते आते इसको अभिनव भारत का रूप दे दिया और इसको अभिनव भारत में बदल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। जस्ट अभी पढ़ के आए हम लोग ऊपर में, BD सावरकर। किसने, तो BD सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया। याद रखिएगा, मित्र मेला संघ को अभी पढ़े थे BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। कब, 1899 ईस्वी में। उसी का नाम आगे चलकर 1904 ईस्वी में क्या हो गया, अभिनव भारत हो गया। क्या हो गया, अभिनव भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1905 में, यानी कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। किसके द्वारा, जगह पूछ रहा है, किस जगह पर किया गया था। उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। यानी कि 1905 इसमें क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन जो किया गया था, कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र नामक जगह पर किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी BD सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। याद रखिएगा, न कि 1905 में, 1904 में। जबकि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इरर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत के संगठित किया था। बार बार विनायक दामोदर सावरकर या BD सावरकर बोले, दोनों में से बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था। तो सभी को पता होगा, अभिनव भारत क्या था, गुप्त संस्था था। ये गुप्त में खोला गया था, किसी को पता नहीं चल पाया था, अंग्रेजों को खास तौर पे। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो BD सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। उसमें विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन। 1906 ईस्वी में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहाँ इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की। इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी के शाखा का स्थापना कब किया था, 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है BD सावरकर के बारे में। BD सावरकर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट, सही वाला वर्ड खाली सुनना है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जो बात बिल्कुल राइट है, सही है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैज़ेनी की जीवनी लिखी थी। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। एक दो दोनों सही है। तीसरा बोल रहा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी की दृष्टिकोण
दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी बात सही है। चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट से इसका एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या होता है, वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 ईस्वी में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए, यानी कि इकट्ठा हुए और साथ इकट्ठा हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 ईस्वी को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 यानी कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया गया था। किससे? SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 ईस्वी को जहाज मार्शेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। इसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 1925 में, यानी कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 में की थी। पूरा डेट याद रखते हैं। 17 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा सभी साथी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 ईस्वी तक इसका पीरियड था और बंगाल के क्रांतिकारी थे। वो कहाँ के क्रांतिकारी थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर थे। यानी कि ये विवेकानंद और अरविंद घोष का निष्ठावान अनुयायी, उसका चेला भगत, उनको मानने वाला, और युगांतर अखबार, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे भी थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे जतिन नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी, बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके समकालीन थे? तो विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान थे, उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा पी मित्र ने की थी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हम लोग। अनुशीलन समिति कहाँ का? मिदनापुर में 1902 में, ढाका में अक्टूबर 1906 में और कलकत्ता में 2 बार मार्च 1902 और 1902 में। कौन कौन? पहले मिदनापुर वाला क्लियर करते हैं। मिदनापुर का स्थापना ज्ञानेंद्र बसु के द्वारा किया गया था और ढाका में 1906 में किया था पुल्लीन बिहारी दास के द्वारा सर्वाधिक संगठित था। फिर बोला सतीश चंद्र बसु शेख बंदोपाध्याय और की पुस्तक के अनुसार बोला प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष इसको बनाए गए थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन थे। तीसरा पॉइंट था बरिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुयायी थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा सभी बच्चे। क्या बोला? वर्ष 1902 ईस्वी में सरल घोषाल का अखाड़ा 1902 में हुआ। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। फिर बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 ईस्वी से युगांतर का प्रकाशन हुआ। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के असहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, याद रखिएगा। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अगला एक्सप्लेनेशन इसका, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने किया था? तो 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी
पानी की सजा मिली थी। तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की सजा किस केस के लिए मिली थी? तो बनारस षड्यंत्र केस के लिए उसको काला पानी की सजा मिली थी। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। तो याद रखिएगा किसने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया? तो यही सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अभी बोले हम लोग सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर सी पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। क्या बोला? बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में क्या दिया? जन्म दिया। उसका नाम क्या था? तो अनुशीलन समिति एक क्या था? शाखा उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन, बरिंद्र घोष किससे संबंध थे? तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति से संबंध थे। उसका अनुशीलन समिति का किसने? इन्होंने स्थापना किया था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। याद रखिएगा बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? याद रखिएगा अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। एग्जैक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो याद रखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन के समय। किसके समय? क्रांतिकारी आंदोलन के समय इसको विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी कि जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। जनता ने उसे क्या दी? लोकमान्य की उपाधि दी। तो याद रखिएगा कि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी कि जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह के आरोप में क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्यबर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो याद रखिएगा पूर्वी बंगाल में। कहाँ पे था ये जगह? पूर्वी बंगाल था। याद रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्यबर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो याद रखिएगा सभी साथियों पूर्वी बंगाल में था। कहाँ पे था? पूर्वी बंगाल में। वर्ष 1908 ईस्वी की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। पुलीन बिहारी दास ने क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया गया था। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। चलते इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी, कौन? मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई। उनकी पुत्री मारी गई, यानी कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री क्या है? मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी गई। याद रखिएगा कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का क्या किया? बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और कैनेडी के पत्नी और पुत्री की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन दोनों से बचने के लिए प्रफुल्ल चौकी ने खुद से क्या कर दिया? पुलिस से बचने के लिए
आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिल गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो याद रखिएगा दो गो, प्रफुल्लन चाकी और और वो तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? उसका नाम है चित्तरंजन दास। किसने? तो चित्तरंजन दास ने। याद रखिएगा किसने? तो चित्तरंजन दास ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का क्या किया था? बचाव किया था। अगर ये नहीं बचाव करता तो चित्तरंजन दास क्या होता? उसको फांसी, बहुत चीज़ होता। चलिए, अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1905 ईस्वी में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष, दोनों भाई थे। याद रखिएगा, अरविंद घोष और वरिंद्र घोष दोनों भाई थे। 1908 ईस्वी की कहानी है। घोष ने 39 लोग अवैध हथियार, 39 लोग, कितने लोग? 39 लोग अवैध हथियार, गोला बारूद आदि रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 39 व्यक्ति को अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिए थे। इस मामले में 19 लोगों को सजा तो हुई थी। कितने लोगों को? 19 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिया थे। परंतु अरविंद घोष को क्या कर दिया? रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो एडी चोटी का जान जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी में, यानी कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। एडी चोटी का ताकत लगा करके उसका क्या किया था? बचाव किया था। चलिए याद रखिएगा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एग्जैक्ट आंसर। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष इसको बनाया। संस्थापक कौन था? संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल, जिसे अध्यक्ष बनाया राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, ये सब संस्थापक थे, लेकिन सचिंद्रनाथ सन्याल को क्या किया था? अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? अभी जस्ट पर क्या है? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना HRA का सदस्य नहीं था? ये 4 व्यक्ति था, सबको पता है। भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, राम प्रसाद बिस्मिल था, लेकिन शिव वर्मा कहीं चर्चा नहीं है अभी पर क्या है? तो शिव वर्मा नहीं था। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 4। याद रखिए, शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। शेष 3 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव शर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किसने अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपने मां का दूध पीऊंगा? तो इसने बोला था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। हम हर बच्चे को याद रखिएगा, किसने बोला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक तन में सांस जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरी ही किरियार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ये शायर उसकी आखिरी था। क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक
उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर प्रश्न पत्र में प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? ये क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात बिस्मिल्लाह ही नहीं बोला था, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह नहीं बोलना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। उपयुक्त गज़ल की पंक्ति शायर बिस्मिल आज़िमाबादी की है। बिस्मिल आज़िमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1921 में पटना में 30 किलोमीटर की दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शाह सबाह में छपी हुई थी। सबाह में क्या हुई थी? छपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देख के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो इसमें दिया है और एक से अधिक आंसर इसमें दे रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर ई मान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल था और इसके भी साथ कोई थे। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ई। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी चढ़ा दिया? काकोरी षड्यंत्र केस याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। तो क्या थे? राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया था? फांसी की सजा दी गई थी और इन सबको नहीं दिया था। याद रखिएगा, किसको अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी पे सजा दे दी थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी षड्यंत्र नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड यानी कि वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। याद रखिएगा, 3-4 व्यक्ति को। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाकुल्ला खां, तीसरा रोशन लाल, चौथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हुई? फांसी हुई। जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए। अतः ये काकोरी षड्यंत्र मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क यानी कि वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी षड्यंत्र से संबंधित मुकदमे में सचिननाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मनमथनाथ गुप्त भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा 1925 में यानी कि 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो याद रखिएगा हमेशा चंद्रशेखर आजाद ये था, बच निकला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। कौन? तो चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी और भी 3 व्यक्ति थे। याद रखिएगा 2 व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? कौन? तो सूर्यसेन नहीं था। बाद बाकी ये सब थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे और अशफाकुल्ला खान भी थे बस, और सिर्फ सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं था। एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? काकोरी से राम प्रसाद थे, रोशन सिंह भी थे और भी इनमें से भगत सिंह नहीं थे, अशफाकुल्ला खां थे। याद रखिएगा भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमों में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील तो जगत नारायण कौन थे? मुल्ला सरकारी वकील थे। अगला, काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस कांड में कई लोग
पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र के केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया गया। अभियुक्तियों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। सरकार का निर्णय क्या था? अंतिम था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? बार बार पूछ रहा है, तो इसमें याद रखिएगा मुजफ्फर अहमद भी थे और नलिनी गुप्ता भी थे और शौकत उस्मानी भी थे, लेकिन M.A. अंसारी ये से संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, श्रृंगार वेलू चेट्टियार, समुद्दीन हसन, M.R.S. वेलैथून, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंदन और सत्यभक्त को मूल रूप से आरोपित बनाया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं? दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अलहे वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बात किसने कही थी? तो इसने बोला था, वाजिद अली शाह ने बोला था, दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तब वाजिद अली शाह ने कहा था। ये स्टेटमेंट, ये नारा किसने दिया था? वाजिद अली शाह ने। उपर्युक्त पंक्ति यानी कि अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी करने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित कब की गई थी या किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। कहता है सितंबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह मैदान यानी कि उसे कोटला मैदान के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने के वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि था। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उसी समय बम फेंका जब ट्रेन डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं सारी क्वेश्चंस, सभी का एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस वीडियो से बने रहे, आप तक हम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कौन? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। यानी कि भगत सिंह किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? तो इसका स्टेटमेंट चुना। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका एग्जैक्ट भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। तो भगत सिंह तो था ही, बटुकेश्वर भी दत्त था। तो 2 और 1 और 4 तो आ रहा है आंसर। एक और क्या हो रहा है? इसका 4 होगा आंसर। 1 और 4 होगा जो बोले बटुकेश्वर दत्त। क्या होगा इसका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1 और 4 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हिंदुस्तान क्या कहता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन? तो भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण
बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान यानी कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो आप लोग बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसने सची सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था? तो वह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। किसके द्वारा कर दिया गया था नाम बदल करके? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वह दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के कोटला मैदान में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दिया, स्टार दे दिया गया है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इस इतिहास में नहीं रही, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं था। याद है ना? हाँ, नहीं रही। और एक पुस्तक है श्री कृष्ण सरल की पुस्तक इंडियन रिवोल्यूशनरीज 1757 से 1961 में वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया। परंतु तत्कालीन दस्तावेज इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिया गया है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न में एक त्रुटि संस्था के नाम की है यह तथा दूसरी यह की विकल्पगत संस्थापक सदस्यों के नाम पर विचार करें तो यतीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्ष 1915 में शहीद हो गए थे। गोपेन चक्रवर्ती और धरनी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे, साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे तथा मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त थे, परंतु ये दोनों HSRA के सदस्य नहीं थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। HSRA के एवं संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई की विकल्प सही नहीं है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प भी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसका आंसर का सभी को पता हो गया, तो एग्जैक्ट उसका आंसर का कोई पता नहीं था, इसलिए उसका आंसर स्टार हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज ने कैसे मार डाला था? याद देखिए, मुठभेड़ में गोलियों में क्या किया था? मार डाला था। क्यों मर गया था? क्योंकि वह कभी पुलिस के हाथ नहीं आए थे। हाथ नहीं आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इतिहास इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राण अपना त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उसका नाम है भगत सिंह। याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। चलिए एक्सप्लेनेशन भी इसका देख ले। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। याद रखिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन लोकप्रिय बनाया गया तो भगत सिंह के द्वारा। अगला याद है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? दिया का या तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। याद रखिएगा, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। लोकप्रिय बना क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह के से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? मात्र
21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था, 21 वर्ष से थोड़ा सी ही ज़्यादा था, याद रखिएगा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 10 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी थी, यानी कि फांसी दे दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 31 मार्च यानी 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर ऑफ द बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जो पढ़ लिया हम लोग बहुत काफ़ी बार पढ़ लिए। दोनों को गिरफ्तार करके, है ना, केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर 24 क्रांतिकारी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सजा तीनों को एक ही दिन दिया था, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दिया था, जिसमें सबसे कम उम्र के थे बटुकेश्वर ही दत्त थे। अगला, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? कोई पूछे तो बोलिएगा फिरोजपुर में। कहाँ पे है? फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हजारों लोग श्रद्धांजलि क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो याद रखिएगा बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया था। याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में दी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी, वो साथी कौन से? तो राजगुरु और सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे वो दोनों साथी? कौन थे? तो याद रखिएगा राजगुरु और सुखदेव थे। ऑप्शन इसका एक हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? और उपयुक्त का उत्तर कूट का सही उत्तर चुनना है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि कूट से सही उत्तर का चयन करना है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? परिणति तो याद रखिएगा भगत सिंह, क्या था? भगत सिंह, दूसरा सुखदेव, तीसरा पचमा राजगुरु, इन तीनों के। तो ऑप्शन नंबर इसका डी एग्जैक्ट आंसर होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताए। तो उसका नाम था अशफाकुल्ला खां। कौन नाम था? अशफाकुल्ला खां नाम था। अगला, अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी कि वर्तमान में अयोध्या में जेल में 19 सितंबर 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य में मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए तो आज ये टॉपिक, चलिए और क्वेश्चन है कर लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है इसमें, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथानुसार सही कर्म का चयन कीजिए। तिथि के अनुसार कर्म का करना है। तो लाहौर सही चुनकर लाहौर मुकदमा, ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसको आप अरेंज करना होगा कब? जब आपको याद रहेगा। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4, तो पहले 1 होगा, फिर 2 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3,
यानी कि पहला 1 4 2 3 इसका आंसर सी हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले कौन कौन कांड हुआ था हम पढ़ते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र कांड हुआ था, उसके बाद द्वितीय षड्यंत्र निर्णय का वर्ष क्रमशः 1916 और 1930 है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में, काकोरी 1925 में, सबको पता है। मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुलेमित नहीं है, किस पे ध्यान देना, नहीं वर्ड पे। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कौन सही नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। डी सही नहीं है, बाद बाकी ए। हावड़ा षड्यंत्र प्रकार 1910 में हुआ था, ये भी बात सही है, ये सही है बिल्कुल। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में हुआ था, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग चलते हैं। काकोरी क्या था, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई। ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए रहे लगभग 8,000 रुपये यानी कि काकोरी शहीद स्मारक के अनुसार की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, ममथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लहेरिया आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम द्वितीय में निर्णय का क्रमशः वर्ष 1916 और 1930 में है, अतः सी सही सुलेमित है। इसी प्रकार विकल्प ए और बी सही सुलेमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सही सुलेमित नहीं है, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस एक सही है, फिर उसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां के द्वारा सही है। लाहौर षड्यंत्र केस ये भी सही है, लेकिन डी बिल्कुल गलत है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस के द्वारा नहीं, ये बात किया है, बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास के से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के से सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है और मिलाना है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। इसका आंसर एकदम सी हो जाएगा। याद हम यही भी याद करा देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा, फिर लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु के से संबंधित था। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद अमेरिकन से हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंदो घोष से संबंधित था, अरविंदो घोष से। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो याद रखिएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के कांड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढावा आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, थोड़ा अच्छा है। चटगांव सशस्त्र धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों के चटगांव सशस्त्र पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को IR के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांति मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई थी। तो ये बात याद रखिएगा। आज हम मेरा वीडियो टॉपिक यहाँ पूरा MCQ जो भी था आप लोगों के बीच हम रख दिए, ख़त्म हो गया। और इतना देर आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए या हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और कोशिश करें कि इसमें लोगों को ज़्यादा जोड़ाए, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू, शुक्रिया।